अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं लगातार 2-3 दिन में कई बार आपसे कहा था कि क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने कहानी की फरमाइश की थी, उन्होंने कहानी भेजी भी, फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने कहा बताऊंगा। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये आज की कहानी नहीं है, इसके बाद आएगी, लेकिन ये नागेश तोगरवर जी हैं। नागेश तोगरवर क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। इन्होंने ये मेल भेजा था कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनाएं। कहानी का प्लॉट और कहानी वाकई इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कहानी क्या है आखिर में बताऊंगा आपको। लेकिन जो उन्होंने कहानी भेजी है वो कुछ यूँ है कि लास वेगस के होटल में एक बिलियनर आकर ठहरता है। एक लेडी उसके साथ होती है, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हो। दोनों उस होटल में रहते हैं। अगले दिन सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए रूम से बाहर निकलते हैं। हाउसकीपिंग की एक लेडी 34 साल जिसकी उम्र थी करीब, वो कमरा साफ़ करने के लिए जाती है इस रूम में। जब रूम में दाखिल होती है तो देखती है कि बेड पे और टेबल पे बहुत सारे साइंड चेक्स पड़े हुए हैं। उन चेक और उसके अमाउंट को देख के उसको लग जाता है कि यहाँ पे जो भी ठहरा है ये बहुत अमीर और रईस आदमी है और इसके पास बहुत पैसे हैं। इसी के बाद वो जब सफाई कर रही होती तो डस्टबिन में अचानक उसे एक कॉन्डोम मिलता है जो यूज़ था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस कॉन्डोम को उठा लेती है, अपने पास रख लेती है और बाद में उसका स्पर्म खुद में ले लेती है। ये कहानी का पार्ट है। इसके बाद बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर एक बच्चे को जन्म देती है, लड़का होता है। और बच्चे को जन्म देने के बाद ही वो सीधे कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट जाकर वो दावा करती है कि ये जो बच्चा पैदा किया है ये उस बिलियनर का है और वो इसका बाप है। अब अदालत से सम्मन जाता है उस करोड़पति अरबपति आदमी के पास। जब उसे ये बात पता चलती है वो हैरान हो जाता है। कहता है मैं ऐसी किसी लेडी को जानता नहीं हूँ, मैं कभी उसको देखा नहीं, मेरी दोस्ती नहीं, बातचीत नहीं, तो मैं उसके बच्चे का बाप कैसे हो सकता हूँ। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, ये दावा कर रही है। तो उसने कहा ठीक है, आप प्रूफ कीजिए। तो फिर ये हुआ कि डीएनए करा लेते हैं, इससे बेहतर क्या होगा। अब डीएनए कराया गया हैरत अंगेज तौर पर, और जो होना था डीएनए की रिपोर्ट आई और पता चला कि सच में वही बिलियनर उसका बाप है, क्योंकि उसने उसके कंडोम के स्पर्म को अपने अंदर लिया था। हालांकि यार जो टेक्निकल तौर पर कैसे ये होता है, जैसे बेबी ट्यूब और ये बाकी चीज़ें, लेकिन कैसे क्या ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन खैर अब डीएनए रिपोर्ट आ गई। अब ये हो गया कि ये बाप वही है। अब वो परेशान हैरान। इधर इस लेडी का मकसद था, उसने कहा ठीक है अब तो डीएनए भी रिपोर्ट आ गई, तुम इनकार नहीं कर सकते। तो बात पैसे की हुई। फिर ये हुआ कि कई मिलियन डॉलर उसने उससे लिए और फिर उसका पीछा छोड़ दिया। ये कहानी भेजी नागेश तोगरवर जी ने। अब कहानी अपने आप में, इसका प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने इसको चेक किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये फेक स्टोरी है। लास वेगस की ये कहानी फर्जी है। ऐसा कोई बिलियनर या ऐसी कोई लेडी या ऐसा कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं गया। रेडिफ मेल ने बहुत पहले शायद ये स्टोरी किसी ने भेजी और उन्होंने छापी। उसके बाद 2-3 और लोगों ने छापी, एक छोटे मोटे अखबार ने इसको छाप दी। तो फिर ये चर्चा में आ गई बात। लेकिन फिर जब क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि ये स्टोरी फेक है। तो नागेश जी स्टोरी फेक थी, लेकिन प्लॉट अच्छा था, इसलिए मैंने कहा कि आपकी भेजी हुई स्टोरी बाकी तमाम लोगों तक भी पहुंचा दूं, सुना दूं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि ये स्टोरी असली नहीं, फर्जी है। अब असली कहानी के ऊपर लौटते हैं, जिसका सिलसिला लगातार चल रहा है, आप सुनते हैं। लेकिन इस कहानी पर लौटूं उससे पहले एक बार फिर आपसे कहूं कि क्योंकि तो अब आते हैं आज अपनी कहानी पर। कई बार मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो इंसान हैं, एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं चेहरे से। कई लोग नाम से नहीं जानते लेकिन चेहरे से पहचान लेते हैं। लेकिन कोई किसी के साथ सालों रहे, बरसों साथ गुजारे और पता ही नहीं चले कि जिसके साथ वो रह रही है या रह रहा है उसकी असलियत क्या है। ऐसी कई कहानियाँ हुई। एक कहानी याद होगा आपको, मैंने सुनाई थी, जिसमें 30-40 साल के बाद पत्नी और उनके बच्चों को पता चला कि उनके बाप की असलियत क्या है। तो आज की कहानी भी ऐसी ही है। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस सोती रहती है, लेकिन एक बीवी ऐसा काम कर जाती है कि खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की, बल्कि ग्वालियर की है। बात 31 दिसंबर
बल्कि 31 दिसंबर नहीं, 14 मार्च, इसी लास्ट मंथ की कहानी है, 2021, बल्कि 2022। 14 मार्च 2022 की तारीख थी। अनामिका मेहरा नाम की एक लेडी जिसकी उम्र 35 साल थी, वो झांसी रोड थाना, यहाँ पे वो पहुँचती, ग्वालियर में है ये झांसी रोड थाना। वहाँ जाके पुलिस से कहती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, टॉर्चर करता है और मैं बहुत परेशान हूँ, उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। पुलिस को लगता है कि मियाँ बीवी का सिंपल झगड़ा है। पुलिस कहती है ठीक है, हम बुलाएंगे, डांटेंगे, हड़काएंगे। बट वो अपनी कंप्लेंट करते करते फिर कहती है कि मुझे 6 महीने पहले अपने पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं और उससे पता चलता है कि मेरा पति जो है वो जो दिखता है वो है नहीं, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। पुलिस को लगा कि एक बीवी पति पत्नी का झगड़ा है, अपने पति को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो वो भी हल्के में लेती है, कहती क्या जाओ हम सब कुछ देख लेंगे, जो भी है कंप्लेंट दे दो अपनी। बीवी कंप्लेंट देती है लेकिन कहती कि मैं सच कह रही हूँ, 6 महीने पहले घर की सफाई के दौरान पति के बक्से से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसमें उसके नाम वाम सब अलग हैं, उसकी पहचान अलग देखी मैंने, उसकी तस्वीर अलग देखी और मुझे डाउट है कि वो एक सीरियल किलर है, क्योंकि उसने मेरी भी जान लेने की कोशिश की। अब पुलिस, जब बीवी बार बार कंप्लेंट कर रही है, फिर पुलिस ये भी है कि कल को कुछ हो जाए, ऊंच नीच, तो क्या करें। तो पुलिस कहती है अच्छा क्या है बताओ डिटेल। और तो बताती है कि कुछ दस्तावेज़ हैं, उसमें मुझे कुछ पैसे के लेन देन के भी मिले पैसे, मुझे लगता है उसने कई लोगों के कत्ल किए, एक 60 या 36 लाख का उसने गबन भी किया है और कुछ ऐसे भी थे जिससे पता चला कि उसके कोर्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज है। एक थाना है वहाँ बिलौआ और एक इसी झांसी रोड थाना, उसने कहा यहाँ पे भी उसकी मारपीट की कंप्लेंट है। अब पुलिस को लगा कि मामला तो बड़ा आसान है, इसी पुलिस स्टेशन में है, अगर यहाँ पे कंप्लेंट है उसकी, जो दस्तावेज इसने देखा है तो उस रिकॉर्ड को चेक करते हैं। झांसी रोड पुलिस स्टेशन ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इधर बिलौआ एक और थाना था, उसके पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कहा गया कि भाई एक बंदा है जिसका नाम है राजेंद्र मेहरा, ज़रा इसका कुछ पुराना रिकॉर्ड है क्या देखो। अब पुलिस रिकॉर्ड खंगालना शुरू करती है। रिकॉर्ड खंगालती है तो अचानक कुछ पुराने, करीब 5-6 साल पुराना एक मामला दिखता है, एक मारपीट का, राजेंद्र मेहरा के नाम पर। पुलिस चौंकती है कि इसकी बीवी सच कह रही है। फिर और रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो फिर एक मिलता है धोखाधड़ी के 36 लाख रुपए का। पुलिस को लगता है कि इसकी बीवी ने जो जो कहा वो सच है। अब आखिरी चीज़ थी, सीरियल किलर है। अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन 2 चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि पत्नी सही कह रही है और पति का कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने उसकी पत्नी से बड़ी सीरियसली उसको लिया और बोला कि चलो तुम कहानी बताओ कि हुआ क्या, तुम इसको कैसे जानती हो, अब क्यों कह रही हो कि तुम्हारा ही पति सीरियल किलर है, जबकि तुम्हारे एक बेटे का बाप भी है, वो 5 साल का बच्चा हो गया था इनको। तब ये बताती है कि 2014 में वो ट्रेन से दिल्ली जा रही थी और उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात राजेंद्र मेहरा नाम के एक नौजवान से होती है। चूँकि दिल्ली का सफ़र लंबा था, ट्रेन में बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दौरान लगता है कि दोनों के मिजाज मिल रहे हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो, बताती है मैं नौकरी की तलाश में जा रही हूँ। ये बताता है कि मैं भी यहीं रहने वाला हूँ, ग्वालियर का, भोपाल में भी रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी दिल्ली में मदद करूँगा। सफ़र ख़त्म होता है, दिल्ली पहुँचते हैं, वो अपना वादा निभाता है और अनामिका को दिल्ली में एक नौकरी भी दिलवा देता है। अब अनामिका जो है बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। एक अजनबी जो ट्रेन में मिला उससे दोस्ती हुई और उसके बाद उसने उसके लिए इतना बड़ा काम किया, तो वो खुश हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना होता है, दोस्ती होती है और फिर दोनों तय करते हैं कि वो शादी कर लेंगे। अनामिका ग्वालियर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी थी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, तो उसने सब कुछ देखकर उसने कहा कि अब शादी कर लेते हैं। इसी दौरान में राजेंद्र लगातार अनामिका से मिलता जुलता रहा और उसने एक शख्स को जिसका नाम कुलदीप मेहरा था उसको अपना पिता बताकर मिलाया अनामिका से, अनामिका के घर वालों से, और फिर जब सब कुछ तय हो गया तो अनामिका से उसने शादी कर ली 2014 में। अब इसके बाद वो ग्वालियर शिफ्ट हो गए, ग्वालियर की अच्छी कॉलोनी में रहने लगे, पैसे वैसे इसके पास काफ़ी थे राजेंद्र मेहरा के पास। इनको एक बेटा हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेटा होने के बाद से ज़िंदगी थोड़ी बदलनी शुरू हुई। राजेंद्र का थोड़ा मिजाज बदलना शुरू हुआ।
वो अब बीवी को मारने पीटने लगा, उसे तंग करता। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि बल्कि 2022 की शुरुआत में अनामिका अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर पहुंच गई। लेकिन इससे पहले वो जब घर से निकलने वाली थी तब उसने घर में अपने सारे कुछ सामान पैक करने शुरू किए। तो उसी दौरान कुछ बैग और बक्से में उसको राजेंद्र मेहरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें कहीं पे राजीव मेहरा, कहीं पे राजेश, कहीं पे राजेंद्र, अलग अलग नाम से। तो वो चौंकी कि उसके पति के इतने सारे नाम क्यों हैं, और अलग अलग कार्ड भी थे। फिर उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे लगा कि इसने कहीं कत्ल किया। वो डर गई। उसके बाद उसने कहा कि इस घर पे रहना खतरे से खाली नहीं है। झगड़ा हो ही रहा था। वो अपने पिता के घर चली गई। जब वो पिता के घर गई तो इधर राजेंद्र मेहरा परेशान हो गया। वो उसको लाने की कोशिश करने लगा, वो आई नहीं। 14 मार्च को उसने किसी तरह उससे मनाया कि तुम मिल लो, थोड़े काम है। अनामिका अपने घर से बाहर निकली उससे मिलने के लिए। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और जबरन उसको गाड़ी में बिठा कर किडनैप करके एक तरह से ले जाना चाहता था। शायद उसका इरादा उसे मारने का था। लेकिन अनामिका, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनका फ़ायदा उठाकर उनके चंगुल से बच निकली, घर पहुँच गई। और इसके बाद उसने अपने पिता को सारी बात बताई और फिर पिता ने ही उसको कहा कि पुलिस में कंप्लेंट करो। उसी 14 मार्च को, जिस दिन उसने उसको उठाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, अनामिका झांसी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस उसकी बात पर यकीन करती है। अब इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू होती है। अब कहा जाता है कि इस राजेंद्र मेहरा की कुंडली खंगाली जाती है। 2014 तक की कहानी तो मिल गई थी अनामिका से, जब उसकी मुलाकात हुई ट्रेन में, फिर नौकरी लगाई, फिर शादी की। अब इसके बाद इससे पहले की कहानी क्या थी? पुलिस ने सारी चीज़ें जब खंगालनी शुरू की तो सबसे पहले तो राजेंद्र मेहरा को ही उठाया, फिर उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। इसके बाद उसने बोलना शुरू किया, फिर उसकी पूरी कहानी उसी की ज़बानी बाहर आई। राजेंद्र मेहरा का असली नाम पता चला कि न राजेंद्र है, न राजेश है, न मेहरा है, न गुप्ता है। इसका नाम राजेश कमारिया है। राजेश कमारिया 12th क्लास तक पढ़ा हुआ था और ग्वालियर का ही रहने वाला था। फिर ग्वालियर में ही इसके चाल चलन ठीक नहीं थे। अय्याश था, खर्चे पैसे करता था, पैसे थे नहीं। तो ग्वालियर में ही जब ये रहता था तो इसका एक दोस्त हुआ करता था और उस दोस्त का नाम था मनोज। मनोज के घर आना जाना था। मनोज शादीशुदा था और मनोज के 3 बच्चे थे। आने जाने के दौरान जो मनोज की वाइफ थी उसका नाम था गीता। ये राजेश कमारिया से उम्र में करीब 10 साल बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे मनोज की वाइफ और कमारिया के बीच में एक रिश्ता कायम हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब करीब आए तो फिर ये हुआ कि शादी कर लें। मनोज के पास काफ़ी पैसे, प्रॉपर्टी भी थे। कमारिया की नीयत कहीं और थी। उसने गीता को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब ये हुआ कि शादी करने के लिए मनोज का रास्ते से हटना ज़रूरी है। एक दिन उनके साथ बैठकर बियर पिया और गीता की जानकारी के साथ, गीता की मर्जी के साथ उसने मनोज का कत्ल कर दिया। तो इस कत्ल में एक तरह से गीता भी भागीदार थी और कत्ल करने के बाद गला दबा कर मार डाला और उसको वहीं झांसी के पास एक नदी में फेंक दिया। वो लाश कभी मिली नहीं। कुछ महीने बीते, गायब। परिवार वाले ये समझ रहे हैं कि मनोज कहीं चला गया है, लाश मिली नहीं, कत्ल का किसी को शक नहीं। उसके बाद ये हुआ कि अब मनोज का दोस्त है राजेश कमारिया, परिवार वाले भी जानते हैं। तो फिर बाद में गीता और राजेश कमारिया ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद दोनों उन्होंने ग्वालियर छोड़ दिया और ये पहुंच गए उत्तर प्रदेश के मौरानीपुर इलाके में। अब वहाँ राजेश गीता के साथ रहने लगा। इसी इलाके में विनोद की और गीता की प्रॉपर्टी भी थी, मकान था, खेत था। तो यहाँ पर ये बात है करीब 31 दिसंबर 2011 को, जब उसने कत्ल किया था मनोज का, 31 दिसंबर 2011। उसके बाद कत्ल के बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के करीब 1.5 साल तक कमारिया और गीता और उसके तीनों बच्चे साथ रहे। फिर आई तारीख 2013 में। तब तक गीता को भी लगने लगा था कि इसने शायद दौलत के लिए मुझसे प्यार किया और शादी की। 2013 में गांव में ही
उसने गीता का भी कत्ल कर दिया। गीता के साथ उसके बेटे निक्की और भतीजे सूरज को भी चाकू से मारा। वो उस वक्त घर में था ताकि कोई चश्मदीद ना रहे। और इसमें राजेश कमारिया के एक भाई और उसके जीजा ने भी मदद की थी। प्रॉपर्टी की लालच में उसने अपने भी साथ मिला लिया था। तो ये 3 उसने कत्ल और किया और इन तीनों लाशों को भी उसने इधर उधर ठिकाने लगा दिया। तो पहला कत्ल विनोद का, उसके बाद उसकी बीवी का, 2 बच्चों का, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल गया ज़मीन जायदाद बेचकर। फिर ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से भटकने लगा। एक जगह पे ये किराए में रहने लगा जिसका नाम था मोहित मेहरा। तो वहाँ उसने देखा इसका नाम मेहरा है तो इसने अपना नाम राजेंद्र मेहरा रख लिया। फिर इसके बाद ये एक और परिवार के यहाँ रहने लगा। उस परिवार के पास जब ये गया तो उसकी वो कारोबारी परिवार था। वहाँ पे भी ये मामला था पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड इंजीनियर के मकान में ये किराए पे रहा 2012 में। और फिर उनकी पत्नी जो रिटायर्ड इंजीनियर थे वो उनके करीब आया, अपने प्यार के जाल में फंसाया। उन्होंने इस पे पैसे लुटाने शुरू किए और करीब 36 लाख रुपए इसके ऊपर लुटा दिए और उसने धोखे से ले लिए। उसी 36 लाख की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। इस मामले में बिलौआ थाने में इसके खिलाफ बाकायदा अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। लेकिन ये अलग अलग नाम से, अलग अलग चेहरे से, अलग अलग इलाकों में घूमता फिरता रहा और पुलिस को पता ही नहीं चला। और तब तक 4 कत्ल भी कर चुके हैं। फिर 2014 में अनामिका इसकी ज़िंदगी में आती है, उससे शादी कर लेता है, एक बच्चा भी होता है। लेकिन अब अनामिका को भी रास्ते से हटाना चाहता था। अनामिका के पिता एक ट्रांसपोर्टर थे, उसके पास भी काफ़ी पैसा था, तो शायद वहाँ भी यही करता। लेकिन नसीब अच्छा था अनामिका का कि जब लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने घर में तलाशी ली तो कुछ दस्तावेज़ मिले जिससे राजेश मेहरा, राजेंद्र या कमारिया इसकी असलियत सामने आई। न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि वो पुलिस स्टेशन पहुंची। और इस तरह से एक बीवी के बयान पर एक सीरियल किलर पुलिस के हाथ लगा। अगर अनामिका ये सच पुलिस को न बताती तो मालूम नहीं ये सीरियल किलर और कितने लोगों को इसी तरीके से फंसाकर अपने चंगुल में जान लेता। तो कायदे से ये काम कानून का था। मनोज गायब हुआ, उसकी बीवी, फिर बच्चों का कत्ल हुआ और किसी को पता ही नहीं। 2013 में हुआ ही, एक का तो 11 में हुआ है, तो मतलब करीब 11 से लेकर 9 साल हो गए इन 4 कत्लों को। और कानून, पुलिस सब बेखबर, शायद सब सो रहे हैं। एक आम महिला, एक आम पत्नी पुलिस के पास जाती है और तब ये केस खुलता है। तो कई बार ऐसी चीज़ों पे भी अफसोस होता है, कैसे न जाने, ये तो चलिए नोटिस में आ गया, अखबारों में भी छप गई, ये कहानी सामने भी आ गई। ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ हैं, न जाने कितने जुर्म हैं जो होते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। न मालूम ऐसे कितने लोग हैं जो गुम हैं, जिंदा हैं कि मर गए पता नहीं है, उनका कत्ल हुआ, कातिल कौन है पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कानून की लेट लतीफ़ी भी इसके लिए ज़िम्मेदार होती है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये थी कहानी। जो काम पुलिस को करना था वो एक बीवी ने किया। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला